हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की परिभाषाओं के विषय में बताया गया था, ठीक है। तथा एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 अन्य पूरक मात्रक भी हैं। 2 अन्य पूरक मात्रक भी हैं। इनमें पहला है रेडियन। रेडियन जो होता है वो कोण का मात्रक होता है। रेडियन जो होता है वो कोण का मात्रक होता है। तो एक रेडियन क्या होता है कि एक रेडियन वो कोण है जो वृत्त की बराबर की त्रिज्या का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। मतलब ये है, यदि वृत्त की बराबर की त्रिज्या के बराबर का यदि चाप है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप है, तो वो केंद्र पर जो कोण आंतरित करेगा वो एक रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक रेडियन है। दूसरा है स्टेरेडियन। जो स्टेरेडियन होता है वो घनकोण का मात्रक होता है। तो एक स्टेरेडियन क्या होता है कि एक स्टेरेडियन वो घनकोण है, एक स्टेरेडियन गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर आंतरित वो घनकोण है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ये एक स्टेरेडियन है। अगला टॉपिक है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, और इसमें पहली हेडिंग है अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन। अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो अत्यंत सूक्ष्म दूरियां जैसे अणुओं का आकार, परमाणुओं का आकार इत्यादि नापने के लिए विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर से या पेच मापी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रायः अत्यंत सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की भी कुछ सीमाएं हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। अर्थात ये केवल 1×10⁻⁶ मीटर कणों कूट के कणों का आकार ही विभेदित कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पुंज या कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम कोट के कणों को आकार में भी विभेदन कर सकता है, ठीक है। आजकल सुरंगन सूक्ष्मदर्शी भी बनाए गए हैं जिनकी विभेदन सीमा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी कम होती है, ठीक है। तो इन सब के अतिरिक्त कुछ अत्यंत सूक्ष्म दूरियों मापने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियां हैं, ठीक है। और इनमें पहली विधि है आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, ठीक है। तो देखते हैं परमाणु अत्यंत सूक्ष्म गोले की भांति होता है। जो परमाणु होता है वो अत्यंत सूक्ष्म गोले की भांति होता है तथा ये पदार्थ में प्रबल आकर्षक बलों द्वारा या आकर्षण बलों द्वारा नियमित जालक में बंधे रहते हैं। आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार 1 ग्राम परमाणु में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, ठीक है। जो पूरे पदार्थ का लगभग 2/3 भाग घेरते हैं, मतलब 2/3 भाग घेरते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि माना पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m, पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M, आयतन V, त्रिज्या n तथा आवोगाद्रो संख्या n है। तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी आवोगाद्रो संख्या बटे पदार्थ का परमाणु भार। तो m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी कि m का गुणा कर देंगे। तो m × कैपिटल N बटे कैपिटल M। एक परमाणु का आयतन कितना होगा 4/3 πr3। क्यों? क्योंकि परमाणु जो होता है वो एक गोले की भांति होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3 और परमाणु की त्रिज्या भी r है। तो एक परमाणु का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3। और पूरे पदार्थ का आयतन कितना हो जाएगा कि एक परमाणु का आयतन इंटू परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या है m × कैपिटल N बटे कैपिटल M। आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से आवोगाद्रो की परिकल्पना के उपयोग में बताया गया
जो परमाणु होते हैं वो पूरे पदार्थ का लगभग 2/3 भाग घेरते हैं, तो इसके बराबर कर देंगे 2/3 v। यहाँ से देखते हैं m इंटू कैपिटल N बटे m इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर 2/3 v। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार इधर आएगा, और यहाँ से आ जाएगा m इंटू कैपिटल N बटे कैपिटल M इंटू 2 पाई r क्यूब बराबर v। यहाँ से r क्यूब बराबर आएगा v/2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m। यहाँ से r बराबर आ जाएगा Vm/2 पाई mn की पावर 1/3। ठीक है, v पता है आयतन है, m पता है परमाणु का भार है, पदार्थ का परमाणु भार है, 2 पाई m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, n है अवगाद्रो ध्रुव संख्या। ठीक है, तो ये सब कुछ मालूम है, तो इसको हल करेंगे तो r का मान लगभग या त्रिज्या का मान लगभग आएगा 10 की पावर 10 मीटर। मतलब परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10 की पावर -10 मीटर कोटि की होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आणविक व्यास का निर्धारण। 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 तो ये औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की व्यवहारिक विधि है। ये औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की व्यवहारिक विधि है। औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास कुछ अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये एक प्रकार का अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि औलिक अम्ल को जल के ऊपर, औलिक अम्ल की जल के ऊपर एक पतली फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म की मोटाई आणविक व्यास के बराबर मान लेते हैं। उस जो फिल्म की मोटाई है वो लगभग आणविक व्यास के बराबर मान लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल घोलते हैं। मतलब एल्कोहल लेंगे 20 घन सेंटीमीटर क्यूब, 20 घन सेंटीमीटर, और औलिक अम्ल लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों को घोल लेते हैं। अब पुनः इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं कि 20 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एल्कोहल में 1 घन सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल के आयतन को घोलते हैं। तो पुनः ये जो घोल बना, पुनः इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेते हैं और उसे 20 घन सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस घोल की कुछ बूंदों को जल से भरे चौड़े सपाट पृष्ठ में या बर्तन में फैला देते हैं। ठीक है, मतलब सावधानी पूर्वक इसकी जो है औलिक अम्ल की जल के ऊपर एक फिल्म बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि n बूंदों को, घोल की n बूंदों को जल के पृष्ठ पर डाला गया। ठीक है, और प्रत्येक बूंद का आयतन है v। तो औलिक अम्ल का आयतन कितना होगा? औलिक अम्ल का आयतन होगा, टोटल आयतन हो जाएगा, n बूंदे थी और प्रत्येक बूंद का आयतन v था, तो टोटल आयतन हो जाएगा n इंटू v। और यहाँ से औलिक अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? सांद्रता कितनी हो जाएगी कि पहले 1 घन सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल का आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एल्कोहल में घोलते हैं। मतलब 1/20। फिर पुनः इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। तो मतलब 1/20। तो ये आ जाएगा 1/400। ये आ गई इसकी सांद्रता। तो औलिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी? औलिक अम्ल की मात्रा हो जाएगी बराबर NV इंटू 1/400।
400। ठीक है, अब क्या करते हैं कि n बूंदों को डाल दिया जल के ऊपर, एक पतली सी फिल्म बन गई। ठीक है, अब ग्राफ पेपर व ट्रेसिंग पेपर की सहायता से इस फिल्म का क्षेत्रफल होता ये है कि जब आप उस जल के ऊपर ऑलिक अम्ल की पतली फिल्म बनाएंगे तो समय के साथ साथ एल्कोहल जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, तो केवल ऑलिक अम्ल की ही फिल्म बचती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर और ट्रेसिंग पेपर की सहायता से ऑलिक अम्ल की मोटाई ज्ञात कर लेते हैं। मोटाई क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि मान लेते हैं कि मोटाई ए है तो आयतन हो जाएगा, फिल्म का आयतन हो जाएगा, फिल्म का आयतन हो जाएगा A इंटू टी, जहाँ A क्या है फिल्म का क्षेत्रफल है और T क्या है फिल्म की मोटाई है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आ जाएगा AT इक्वल NV अपान 400। यहाँ से T बराबर आ जाएगा NV अपान A इंटू 400। तो ये जो मोटाई होगी यही ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास होगा। फिर से समझ लेते हैं कि आणविक व्यास का निर्धारण, ये दूसरी हेडिंग है कि ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास, ये ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास नापने की व्यवहारिक विधि है। ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत कुछ अधिक होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि ऑलिक अम्ल की एक पतली फिल्म जल के ऊपर बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि 20 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन एल्कोहल का आयतन लेकर 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन ऑलिक अम्ल का इसमें घोलते हैं। मतलब एल्कोहल 20 घन सेंटीमीटर क्यूब होगा और अम्लिक अम्ल 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इन दोनों को घोल लेते हैं। अब इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एल्कोहल में घोलते हैं। ठीक है, तो अब सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/20 गुणित 1/20 बराबर 1/400, ये हो जाएगी सांद्रता। अब क्या करते हैं कि जल से भरे एक चौड़े सपाट ट्रे में घोल की मान लेते हैं n बूंदों को डालते हैं, घोल की मान लेते हैं n बूंदों को डालते हैं, और उस घोल की एक जल के ऊपर पतली फिल्म बना देते हैं। पतली फिल्म क्या कर देते हैं, बना देते हैं, और जो उस फिल्म की मोटाई होगी वो आणविक व्यास के ही बराबर होगी। ठीक है, तो समय के साथ जो एल्कोहल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, केवल बचता है ऑलिक अम्ल की फिल्म। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ऑलिक अम्ल की n बूंदों को एल्कोहल के ऊपर जल के ऊपर डाला गया था और प्रत्येक बूंद का आयतन V था, तो ऑलिक अम्ल का आयतन हो जाएगा N इंटू V। ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, N इंटू V, मतलब आयतन गुणित सांद्रता, इसको डाल लेते हैं समीकरण 1। अब फिल्म, जो ऑलिक अम्ल की जो फिल्म बची एल्कोहल के वाष्पीकृत होने के बाद, तो उस फिल्म की ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर की सहायता से उसका क्षेत्रफल सावधानी पूर्वक ज्ञात कर लेते हैं। यदि क्षेत्रफल A है और उस फिल्म की मोटाई T है तो फिल्म का आयतन होगा आयतन गुणित क्षेत्रफल गुणित मोटाई, तो आयतन आ जाएगा A इंटू टी। इसको डाल लेते हैं समीकरण दूसरा, समीकरण 1 और 2 से, तो AT बराबर हो जाएगा NV/400 या T बराबर आ जाएगा NV अपान A इंटू 400। N बूंदों की संख्या है, ज्ञात कर लेते हैं। V एक बूंद का आयतन है, A क्षेत्रफल है, ये भी ज्ञात है, तो यहाँ से T का मान आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।